नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मनीष शुक्ला। तो बेटे आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटे ईएमआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास मोर देन 90% के लिए सफिशिएंट लेक्चर होगा। तो इस चैप्टर में बेटा आपके पास क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है, फैराडे लॉ है, लेंज लॉ है, दो क्लोजली बाउंड आपके पास सोलेनॉइड है, उनका डेरिवेशन है, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, उनके न्यूमेरिकल्स हैं, एसी जनरेटर है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपके पास पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे पास, द सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए कॉइल इज। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट बेटे क्या होता है, सुनिए। आपके पास बेटे हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के। तो आपके पास क्या आ गया, फाई इक्वल टू प्रोपोर्शनल का सन हटाते कांस्टेंट आता है एल आई। अगर हम इसको बेटे डिफरेंशिएट कर दें तो डी फाई अपॉन डी टी, एल तो कांस्टेंट है बेटे एज इट इज, आई का करोगे तो डी आई अपॉन डी टी। जो फेराडे का बेटा आपका सेकंड लॉ है, तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है बेटा आपके पास, ई के। ई लिख दीजिए माइनस का ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से आपके पास बच्चों जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या होगा, माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। तो ये आपके पास बच्चों सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला हो गया, एल इक्वल टू ई अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी। जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के होता है। तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, इन द current in a coil with self induction coefficient 5 into 10 raised to minus 3 Henry increase uniformly to 1 ampere in 0.1 second, then the magnitude of the induced electromotive force will be। बेटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखें इसमें सॉल्यूशन में, सिंस वी नो दैट, न्यूमेरिकल बेटा आपको ऐसे ही करने हैं सारे। तो आपके पास बेटे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट आपको गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 हेनरी, ये गिवन है। इंक्रीज यूनिफॉर्मली टू, आपके पास करंट कितनी चेंज हो रही है, डी आई इक्वल टू 1 एम्पियर। कितने टाइम में चेंज हो रही है आपके पास, डी टी दे दिया 0.1 सेकेंड, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपके पास क्या होता है बेटे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, E इक्वल टू आपके पास क्या होता है, L डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से देखिए आपके पास क्या होगा, E इक्वल टू, बेटे मैग्नीट्यूड पूछा है इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा इसमें। L के वैल्यू क्या दे दिया आपके पास, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, डी आई कितना दे दिया 1, डी टी कितना दे दिया 0.1। सॉल्व कर लीजिए इसको आप। तो आपके पास E इक्वल टू, डेटा चेंज हो सकते हैं बेटे, मेथड तो ये लगेगा 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 इंटू 10। तो आपके पास E की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 वोल्ट आ गई। तो ये आपके पास बेटे इंड्यूस ईएमएफ आ गया आपके पास, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। कोई भी कॉइल है उसमें जो इंड्यूस वोल्टेज होगी वो आपके पास क्या होगी, V या E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। यही हमने फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। The value of mutual induction coefficient for the arrangement show in the figure will be। बेटे इस फिगर होगा तो इससे इंड्यूस ईएमएफ इस साइड आएगा, इससे इस साइड आएगा। बेटे लिंक ही नहीं होंगे, लिंक नहीं होंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटे, जीरो। इस कंडीशन में के की वैल्यू आपके पास क्या होती है, जीरो होती है। अगर दो कॉइल बेटे आपके पास ऐसे होती, एक कॉइल ऐसे बन रही है, एक कॉइल आपके पास ऐसे है, तब आपके पास के की वैल्यू क्या होती, 1 होती। ये दूर दूर होती तो के की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो इसका फ्लक्स इस साइड, इसका फ्लक्स इस साइड, तो इनका आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर ए बी इन इंक्रीज फ्रॉम ए टू बी, इफ देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, व्हाट शुड बी इट्स डायरेक्शन। तो बेटे इसमें आपको लेंज लॉ आपके पास अप्लाई करना है। लेंज लॉ क्या कहता है आपके पास, कि जो बेटे इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट आपके पास
किसी भी सर्किट में बनती, प्रोड्यूस होती, उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह की होती है कि वो उसी का अपोज करती है जिसने उसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहां पर जब करंट इंक्रीज होगी, ए से बी जब इंक्रीज होगी, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, जो इसका क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, तो अपोज के लिए बेटे ये एरो इस साइड है, तो इसका अपोज के लिए एरो इस साइड हो गया, तो ये डायरेक्शन देखो, मैं बड़ा डायग्राम बना दूं ये, तो आपका डायरेक्शन ये हो जाएगी इंड्यूस करंट की, और ये कौन सी है आपके पास, क्लॉकवाइज। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। बहुत सारी बुकों में बेटे इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज गिवन है, लेकिन सही आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपके पास हमेशा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो होगी जो आपके पास क्या होगी, उसका अपोज करेगी जिसने उसको प्रोड्यूस किया। तो इसकी डायरेक्शन बेटे इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट दिखा दो, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया, ये दे दिया आपको, मीटर स्क्वायर इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये दे दिया, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द रिंग। बेटे आपके पास गिवन क्या है वो देखिए आप, तो देखो सिंस वी नो डैट, तो आपके पास बच्चों ये दे दिया, एरिया दे दिया आपको, ए वेक्टर, वो आपके पास कितना दे दिया, 5 जे कैप माइनस का 6 के कैप इंटू 10⁻², मीटर स्क्वायर। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, बी वेक्टर, वो आपके पास कितना दे दिया, आई कैप प्लस 2 जे कैप टेस्ला दे दिया। तो बेटा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो फाई इक्वल टू बी आपके पास क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट ए आपके पास क्या है बेटे, ये रहा 5 जे कैप माइनस 6 के कैप इंटू 10⁻²। तो बेटे डॉट में आप कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो यहां पर आई का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 हो गया। अब जे का करो, जे इसमें क्या है बेटे 2, इसमें क्या है 5 इंटू 10⁻², तो 5 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 10 इंटू 10⁻², तो 5 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 10⁻³ वेबर आ गया। आई को आई से, जे को जे से, के को के से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास इस टाइप से आ गया। के का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, बस इसमें याद रखें 10⁻² सभी से मल्टीप्लाई है, जब कैलकुलेशन करें तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन फैराडे लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटे फैराडे के 2 लॉ थे। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या था, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, फैराडे ने ये बोला कि अगर आपके पास कोई भी सर्किट है, उस सर्किट से लिंक कोई भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको अगर आप क्या करोगे, चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप चेंज करोगे, तो उस सर्किट में आपके पास एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, और ये वोल्टेज बेटे सर्किट में तब तक रहेगी जब तक आपके पास फ्लक्स क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये तो फैराडे का फर्स्ट लॉ था। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, तो मैं लिख कर दिखाता हूं आपके पास क्या होगा, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए सर्किट इज चेंज, देन ए ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एग्जिस्ट इन दैट सर्किट फॉर सो लॉन्ग टिल फ्लक्स चेंज कंटिन्यूअसली। फर्स्ट लॉ आपके पास ये है। सेकेंड लॉ क्या था फैराडे का, फैराडे ने ये बताया कि जो आपके पास जो इंड्यूस वोल्टेज आपके पास आती है, इंड्यूस ईएमएफ जो आता है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। ये 2 लॉ थे आपके पास, मैं इनको लिख भी दूं आपको। तो फर्स्ट लॉ बेटा आपके पास क्या है, अगर मैं लिखूं इसको, तो फर्स्ट लॉ क्या है, कोई भी बेटा आपके पास लॉ हो, डेफिनेशन हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट इज चेंज, देन ईएमएफ इंड्यूस in that circuit। ठीक है, फिर हम लिखते हैं this induced EMF is exist in circuit for so long। for so long का मतलब है बेटा आपके पास जब तक, for so long
till flux change continuously। तो ये आपके पास बेटे फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ आपके पास क्या होता है, तो सेकेंड लॉ आपके पास क्या होगा, सेकेंड लॉ उसमें बेटे मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द rate of change in magnetic flux। तो ये आपका दो लॉ हैं, मैं लिख दूं डेट इज E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अभी बेटे मैं माइनस नहीं लगाऊंगा इसमें, माइनस किसके अकॉर्डिंग आता है, लेंज के अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपके पास बेटे दो लॉ हैं आपके पास। फर्स्ट में तो बेटे रीजन बताता है ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, सेकंड में आपके पास उसका मैग्नीट्यूड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एसी जनरेटर, ये भी बेटे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटे एसी जनरेटर होता क्या है, तो एसी जनरेटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो एसी जनरेटर आपके पास एक तरह से ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी को आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे आप क्या बोल दोगे, एसी जनरेटर। इसकी बेटे कंस्ट्रक्शन में बातें हैं, तो कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है वो देखिए आप। कंस्ट्रक्शन में देखिए आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि बेटे इसमें आपके पास दो कॉनकेव शेप के क्या होते हैं, आपके पास मैग्नेटिक पोल होते हैं, दो कॉनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल होते हैं। बना देता हूं मैं इसको, बहुत सिंपल है बेटे डायग्राम में। तो इसमें आपके पास एक कॉइल होती है, ये रही, अभी बनाते हैं बेटे इसको सारा। तो देखो इसमें बेटा आपके पास दो कॉनकेव शेप के आपके पास क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं। ये दो कॉनकेव शेप के मैंने बना दिए, ये एन और ये आपके पास एस। एक आपके पास बेटे इसमें कॉइल होती है जो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, आर्मेचर। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, ये आर और ये आपके पास एस। ये कॉइल होती है जो कि क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, इसमें बेटे एक आपके पास क्या होती है, इस जो आपके पास कॉइल है पी क्यू आर एस, इसकी एक आर्म कौन सी ले ली, पी क्यू। इससे बेटे आपके पास एक सर्कुलर रिंग कनेक्ट होती है ये इस तरह से, और दूसरी आर्म जो आपके पास है एस आर, इससे दूसरी रिंग कनेक्ट होती है इस तरह से। ठीक है, ये दोनों रिंग बेटे कॉइल के साथ साथ क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। ये कनेक्ट होती है बेटा आपके पास कार्बन ब्रश से, ये आपके पास किससे कनेक्ट होती है, कार्बन ब्रश से। ये आपके पास B1 दो ब्रश होती हैं, B1 B2 कार्बन ब्रश। ये आपके पास रिंग होती है R1 और R2। एक रिंग तो कनेक्ट होती है आर्म PQ से, दूसरी रिंग कनेक्ट होती है SR से। ये जो दोनों रिंग है बेटे, कॉइल जब रोटेट करती है तो ये दोनों आपके पास रिंग भी क्या करती है, रोटेट करती हैं, जबकि ये ब्रश जो है आपके पास वो फिक्स होती है। इन ब्रश जो है आपके पास, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके पास रेजिस्टेंस रहा, और इस पर हम क्या कर लेते हैं बेटे, आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं, आउट। और यहां पर बेटा आपके पास अगर दिखाना चाहें तो इसकी एक्सिस दिखा सकते हैं। ये आपके पास क्या है, इसकी एक्सिस है इस तरह से, जो कि इसके अबाउट रोटेट करती है। तो ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास बेटे क्या है, ये डायग्राम हो गया। ये तो आपके पास क्या होती है बेटे, सर्कुलर रिंग होती है। ये आपके पास बेटे ब्रश होती हैं। ये आपके पास बेटे क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं, कॉनकेव शेप के मैग्नेटिक पोल। और बच्चों इसको बोलते हैं आप आर्मेचर,
इसको क्या बोलते हैं आप, आर्मेचर। ये आपके पास बेटे लोड रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एसी जनरेटर आपके पास क्या होती है, डेड डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर। ये इसका बच्चों डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप लिखें तो हम लिख सकते हैं इट कंसिस्ट मेनली 5 पार्ट्स। फर्स्ट आर्मेचर, हम लिखेंगे कॉइल पी रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS which is made from soft iron, ठीक है। दिस कॉइल इज बाउंड बाय इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो ये कॉइल है आपके पास, इसको बेटे कॉपर वायर से हम बाउंड कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो। सेकंड पॉइंट पर आए तो सेकंड पॉइंट पर हम लिख सकते हैं बेटे ये दोनों मैग्नेटिक पोल, तो हम लिख देंगे इट कंसिस्ट टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल ऑफ कॉनकेव शेप, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। सेकंड हम लिख सकते हैं बेटे सर्कुलर रिंग, तो हम लिख देंगे इट कंसिस्ट टू सर्कुलर रिंग R1 एंड R2। These ring is connected with armature. One ring is connected with arm PQ and another ring R2 connected with another arm SR. These ring is rotated with armature. फोर्थ हम लिखते हैं बेटे कार्बन ब्रश, तो हम लिख देंगे इट कंसिस्ट टू कार्बन ब्रश B1 B2, ठीक है, विच इज मेड बाय मेटल प्लेट और कार्बन रोड। दीज ब्रश आर फिक्स। फिफ्थ हम लिख देंगे लोड रेजिस्टेंस, इट कंसिस्ट ए लोड रेजिस्टेंस बिटवीन टू ब्रश B1 एंड B2, ठीक है। एट फ्रॉम दिस लोड रेजिस्टेंस वी ऑब्टेन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपके पास हम लिख सकते हैं बेटे कंस्ट्रक्शन में, जो मैंने आपको बोलकर बता दिए। जो आपके पास नोट्स हैं बेटे आपके पास, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसकी वर्किंग पर आते हैं बेटे। वर्किंग को ध्यान से देखिए अब आप। तो वर्किंग में अगर आप लिखें तो वर्किंग में आप क्या लिखोगे कि जब भी बेटा आपके पास, और ये किस पर बेस है बेटा आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर ये बेस है। एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसकी वर्किंग में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil is changed, then EMF is induced in that coil, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मैं आपको दोबारा बोल के बता दूं, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इज चेंज, देन ए EMF इज जनरेट और प्रोड्यूस इन दैट कॉइल। अब इसके बेटे कैलकुलेशन देखिए आपके पास, हम यहां पर ये लिखें इफ कॉइल have n turns, then magnetic flux linked with coil कितना होगा आपके पास बेटे, phi इक्वल टू आपके पास कितने टर्न्स हैं, n और b इंटू a। इसको ओपन कीजिए आप, तो phi इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, n b a cos थीटा। कॉस थीटा को देखिए बेटा आप, अगर हम बेटे स्ट्रेट लाइन को पढ़ते तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट ये कॉइल रोटेट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा क्या आ गया आपके पास, ओमेगा टी आ गया। तो थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया यहां से, फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये आपके पास बच्चों आ गया। तो बेटे फ्लक्स आ गया, जो आपके पास फ्लक्स में चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। तो हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल दें। सो इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल, तो फैराडे का सेकंड लॉ लगा दें आप, तो E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो आपके पास क्या आ गया, E इक्वल टू डी बाई डी टी, और फ्लक्स क्या है बच्चों आपके पास, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये रहा। तो आपके पास क्या आ गया, E इक्वल टू माइनस का एन बी ए कॉस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी ओमेगा। तो आपके पास आ गया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। जो एन बी ए ओमेगा है, ये आपके पास पीक वैल्यू होती है बेटे इंड्यूस वोल्टेज की, तो हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास बच्चों इंड्यूस ईएमएफ आ गया एसी की फॉर्म में।
अगर कॉइल का रेजिस्टेंस बेटे R होगा तो इस वोल्टेज ही तो है ये इंड्यूस, इसको आप R से डिवाइड कर दो तो आपके पास करंट आ जाएगी, तो करंट आपके पास आ जाएगी इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटे ये डायग्राम था, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इसका प्रिंसिपल बता दिया, इसका डायग्राम कंस्ट्रक्शन बता दी, इसकी वर्किंग बता दी। तो बेटे बड़े क्वेश्चन में बनकर आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपके पास, द इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए कॉइल एट एनी टाइम इज फाई इक्वल टू, ये गिवन है। फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड। बेटे ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। आपके पास बच्चों गिवन क्या है, आपके पास गिवन क्या है, तो आप देखिए आपके पास 5 गिवन है, 4t क्यूब माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 17 वेबर, ये आपके पास गिवन है। आपसे कहा गया है इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो फैराडे का लॉ लगा दो आप। तो हम यहां पर लिख दें सिंस वी नो दैट, जो आपके पास बच्चों E होता है वो आपके पास क्या होगा, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होगा। तो E इक्वल टू आपके पास डी बाई डी टी, और बच्चों आपके पास फाई क्या है, ये रहा 4t क्यूब माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 70, ये रहा। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो E इक्वल टू माइनस, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों 12t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 10, और बेटा 17 का क्या हो गया 0 हो गया। तो E इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ गया, यहां से t की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, तो ये हो गया 12 माइनस 10 माइनस 10, तो आपके पास आ गया बच्चों E इक्वल टू माइनस, और 20 तो माइनस का 8, तो आपके पास E इक्वल टू क्या आ गया आपके पास प्लस का 8 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के बेटे न्यूमेरिकल काफी बनते हैं, मैंने आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल भी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो बेटे जो डायमेंशन L की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, M की होगी, म्यूचुअल इंडक्शन की। जो डायमेंशन आपके पास सेल्फ इंडक्शन की होगी वही आपके पास डायमेंशन म्यूचुअल इंडक्शन की होगी। तो हम सेल्फ ही निकाल लेते हैं, म्यूचुअल अपना पाई जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला है बेटे, स्टार्टिंग जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया था फाई इक्वल टू एल आई। तो मुझे बच्चों एल की निकालनी, ठीक है, जो डायमेंशन एल की होगी वही एम की होगी। तो एल इक्वल टू बेटे फाई क्या होता है, बी इंटू ए अपॉन आई। अब बी की मुझे नहीं आती, तो बेटे फॉर्मूला तो हमें आता है, सिंपल सा फॉर्मूला, लॉरेंज फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी बी। तो बी की निकाल लीजिए आप, तो बी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एफ अपॉन क्यू वी आ गया, तो बी की रख दीजिए आप। तो एल इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एफ अपॉन क्यू वी, और ये ए और ये आपके पास आई, ये आ गया। तो एल इक्वल टू फोर्स की क्या होगी आपके पास, m1 l1 t माइनस 2, एरिया की क्या होती है l2 अपॉन चार्ज की a1 t1, वेलोसिटी की l1 t माइनस 1, और ये a1। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास l इक्वल टू, सॉल्व कर लो बेटे इसको, तो ये हो गई m1, L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया बेटे, और ये रहा L2, तो L2। T पर आइए, तो T माइनस 1 T प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो T माइनस 2 रह गया। इसको देखिए A2 ऊपर चल जाएगा तो A माइनस 2। तो यही डायमेंशन किसकी होगी बेटे, यही डायमेंशन सेल्फ इंडक्शन की होती है, और यही डायमेंशन आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन की होती है, दोनों का आपके पास, और यही फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू एम आई बोलो या फाई इक्वल टू एल आई बोलो, तो ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी काफी पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल आपसे, इन ए सर्किट द करंट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। इफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 200 वोल्ट देन एस्टिमेट द सेल्फ इंडक्शन इन द सर्किट। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या है, आपके पास बेटे करंट कितनी चेंज हो रही है, डी आई इक्वल टू 5 से 1 जा रही है, तो कितनी चेंज हो गई आपके पास 4 एम्पियर। कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो डी टी इक्वल टू 0.1 सेकेंड, इतने चेंज हो रही है। आपको इंड्यूस ईएमएफ दे दिया, कितना दे दिया आपके पास 200 वोल्ट दे दिया। आपसे कहा गया है सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो बेटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो गया। अभी मैंने आपको लास्ट जो न्यूमेरिकल साइड पे वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लिख दीजिए सिंस वी नो दैट,
आपके पास होता है बेटे E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहां से क्या करें, E की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, E की वैल्यू आपके पास है 200 इक्वल टू एल, डी आई की वैल्यू आपके पास क्या है, पास है 4, की वैल्यू क्या 10 था। तो बच्चों आपके पास एल कितना आ गया 200 अपॉन 4, कैंसिल आउट आ गया, तो आपके पास 5 हेनरी आपके पास आंसर आ गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बेटे काफी बने हुए हैं आपके पास बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटे, ये फॉर्मूला याद रखें माइंड में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, द रेशियो ऑफ द फ्लक्स बाइंडिंग एन फाई कॉइल एंड द करंट आई फ्लोइंग इन इट इज क्या होगा। तो बेटे आपके पास अभी भी तो बताया था ना आपको कि आपके पास फाई इक्वल टू क्या होता है एल आई, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई अपॉन आई। अगर कॉइल में बेटे एन टर्न है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा एन फाई अपॉन आई, तो एन फाई अपॉन आई किसके इक्वल होता है आपके पास, तो इसको आंसर क्या आ जाएगा बेटे, ये आपके पास बेटे फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सेल्फ इंडक्शन। इसमें ब्लैंक नहीं छोड़ा बेटे, आगे आगे फिलिंग द ब्लैंक था और इसमें आपको आंसर लिखना है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, जो आपके पास टोटल फ्लक्स है और करंट है उनका रेशियो किसके इक्वल होता है, सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिफाइन लेंज लॉ। लेंज लॉ आपके पास बेटे मैंने अभी डिस्कस किया था आपको, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो उसका अपोज करती है जिसने उसको प्रोड्यूस किया, उस कारण का अपोज करती है जिसने उसको क्या किया बेटे, प्रोड्यूस किया, जनरेट किया। तो हम इसको लिख देते हैं बेटे, कैसे लिखेंगे आपके पास, तो हम लिख सकते हैं बेटे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ और करंट। इससे पहले बेटे एक वर्ड और लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोज the cause which have produced it। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच हैव प्रोड्यूस्ड इट। जिसने उसको बेटे उत्पन्न किया है उसी का क्या करता है बेटे, विरोध करता है। हिंदी में बोल देता हूं मैं, तो ये आपके पास रहा लेंज लॉ। तो आपके पास है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट फॉर टू क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड। दो आपके पास सोलेनॉइड हैं, उनके लिए आपको म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालना, ठीक है। तो आपके पास बेटे जो क्लोजली बाउंड है उसका हम डायग्राम बनाएं, तो एक तो बेटा आपका सोलेनॉइड ये रही, दूसरी सोलेनॉइड बेटा हम ऐसे बना लेते हैं, क्लोजली बाउंड करके दिखानी है। एक मैंने येलो से दिखा दी, एक पिंक से दिखा दी, ये क्लोजली बाउंड है, ये रही। तो एक सोलेनॉइड तो बेटे क्या आपके पास S1 जिसको मैं प्राइमरी मान रहा हूं, और पिंक में जो दिखा रहा हूं उसको दिखा रहा हूं S2। तो ये तो आपके पास क्या है बच्चों, सेकेंडरी कॉइल। ये तो आपके पास क्या है, सेकेंडरी कॉइल। और ये आपके पास क्या है, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की जगह बेटे सोलेनॉइड, हैबिट पड़ रही है कॉइल की, सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। इसमें कितने हैं बच्चों, N2। प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है आपके पास, I1। हमेशा याद रखना जब भी आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं और सेकेंडरी कॉइल में हम फ्लक्स देखते हैं। तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता क्या है, फाई टू, फ्लक्स हमेशा हम सेकेंडरी में देखते हैं, करंट हमेशा हम प्राइमरी में देखते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन कौन सा लगाते हैं बेटे, M लगाते हैं, तो M I1। तो यहां से आपके पास आ गया M इक्वल टू फाई टू अपॉन I1 आ गया। तो बेटा अगर हम किसी भी तरह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स अगर निकाल लें तो मैं क्या करूंगा बेटे, I1 से उसको डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन का आंसर आ जाएगा। क्या है, तो आपके पास दो सोलेनॉइड हैं, लेट टू सोलेनॉइड आर S1 एंड S2, ठीक है।
These solenoid have turns N1 and N2 respectively. तो दो सोलेनॉइड है S1 S2, इनमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1 और N2 है। प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है आपके पास कितनी फ्लो हो रही है I1 फ्लो हो रही है। तो बेटे इसमें जब करंट फ्लो हो रही है प्राइमरी कॉइल में तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड S1 कितना होगा आपके पास B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 ये होगा। तो बेटा आपके पास क्या होगा म्यू नॉट, बेटे N1 क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को आप स्मॉल n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N1 क्या हो जाएगा आपके पास कैपिटल N अपॉन L और ये I1। मैं आपको अलग से बता दूं कि अगर आपके पास सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है L, टोटल टर्न कितने हैं N1, तो पर यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे N1 अपॉन L, उसको बोल रहे हैं आप स्मॉल n। तो ये हो गया ठीक है। तो बेटे इसमें तो N1 टर्न्स हैं, तो एक टर्न में कितना फ्लक्स होगा, जो प्राइमरी सोलेनॉइड है उसके एक टर्न में कितना फ्लक्स होगा। तो हम यहां पर ये लिख दें फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ सोलेनॉइड S1। तो कितना होगा बेटा आपके पास फाई नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ये रहा B और उसका एरिया मैंने ले लिया A। इस डेरिवेशन में याद रखें दोनों जो सोलेनॉइड हैं S1 S2, S1 को हम बोल रहे हैं प्राइमरी और S2 को बोल रहे हैं आप सेकेंडरी। दोनों कॉइलों में बेटे जो आपके पास टर्न है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है सेम है, ठीक है सब। तो ये हो गया आपके पास। अब सुनिए मेन काम की बात, बेटे ये दोनों जो सोलेनॉइड हैं वो आपके पास क्या है, दोनों सोलेनॉइड क्लोजली बाउंड है, एक दूसरे के ऊपर बाउंड है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल एक टर्न का होगा किसमें S1 में, वही मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में हो जाएगा एक टर्न का, क्योंकि ये दोनों आपके पास जो सोलेनॉइड है वो क्या है क्लोजली बाउंड है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न का होगा सोलेनॉइड S1 में, वही मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा एक टर्न के लिए S2 में। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है क्लोजली बाउंड है। तो मैं यहां पर रीजन लिख दूं सिंस बोथ सोलेनॉइड आर क्लोजली बाउंड, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल लगा दिया मैंने, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड S2। तो टोटल आपके पास φ2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास एक टर्न के कारण कितना होगा φ2। अब समझाया था मैंने आपको, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में एक टर्न का होगा वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में एक टर्न का होगा। तो एक टर्न के कारण फाई नॉट, तो बेटे सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं N2 हैं, तो N2 बस आ गया हमारा आंसर बस। तो φ2 इक्वल टू N2, फाई नॉट कितना है बेटा आपके पास B1A, इस B1 की वैल्यू रख दो आप। तो φ2 इक्वल टू आपके पास N2, B1 की वैल्यू आपके पास म्यू नॉट N1 अपॉन L और ये I1 और ये A। तो बच्चा आपके पास φ2 कितना आ गया म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L आ गया, ठीक है। तो φ2 की वैल्यू रख दो बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड, ये आपके पास थर्ड, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आपके पास क्या आ जाएगा φ2 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L, और फर्स्ट में क्या है I1, तो I1 से I1 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास ये M है बेटे, तो M कितना आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो ये आपके पास बेटे म्यूचुअल इंडक्शन जो कोफिशिएंट है दो सोलेनॉइड के लिए वो आ गया। तो हमें इस तरह से करना है। मेन तो बेटा आपके पास ये आपको याद रखना है, जो फ्लक्स एक टर्न के लिए सोलेनॉइड S1 में होगा वही फ्लक्स दूसरी सोलेनॉइड में एक टर्न का होगा, ये आपको याद रखना है इस डेरिवेशन में। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए मैंने आपको, ठीक है।
तो ये वीडियो बेटा सफिशिएंट है, इनको पढ़िए और ये वीडियो बेटा प्लस मोर देन 90% के लिए भी सफिशिएंट। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।